सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, जी उससे क्या समझते हैं? जी मैम, जो प्रतिस्थापित पालन है उसका अर्थ है कि अगर कोई संविदा पक्षकारों के मध्य की गई है लेकिन किसी पक्षकार द्वारा संविदा भंग कर दी गई या उसका पालन नहीं किया गया या पालन करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति जो ऐसे भंग से पीड़ित है, अगर दूसरा पक्षकार भी उससे सहमत है तो किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से या स्वयं के अभिकरण के माध्यम से उसका पालन करवा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन पूर्व का नोटिस दिया गया हो, तो यह पालन करवा दिया जाएगा और जो इसके लिए प्रति करे उसके लिए भी यह मांगा जा सकता है और जो बाद में जो खर्चे हुए हैं वो भी मांगे जा सकते हैं इसे भंग करने वाले। ठीक है। परिसीमा अधिनियम में यदि डिक्री का निष्पादन करना है तो उसके लिए लिमिटेशन कितनी होगी? जी मैम, डिक्री के निष्पादन के संबंध में जो लिमिटेशन के जो शेड्यूल 1 है उसके आर्टिकल 136 में कहा गया है कि 12 वर्ष डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन हो। ठीक है। धारा 6 परिसीमा अधिनियम जी किन चीज़ों पर लागू होती है और किन पर लागू नहीं होती? जी मैम, जो धारा 6 है परिसीमा विधि की वो वाद एवं डिक्री के एग्जीक्यूशन के मामले में लागू होती है और अपील या आवेदन पर लागू नहीं होती। ठीक है। ऐसी कौन से सेक्शन है जो मात्र अपील और आवेदन पर लागू होती है लेकिन इन दोनों चीज़ों पर लागू नहीं होती? जी मैम, धारा 5 जो है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है। कोई व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय के कारण बुलावे में पड़ गया है जी तो क्या उस अपील या एप्लीकेशन में टाइम एक्सटेंड किया जाएगा? यस मैम, किया जाएगा। कहाँ ऐसा लिखा है? इस बारे में जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 है उसके जो स्पष्टीकरण उसमें बारे में लिखा गया। ठीक है। एक बार समय यदि में चलना स्टार्ट हो गया है ना, वंस जो टाइम है रन करना लग जाता है तो वो किसी भी पश्चातवर्ती चीज से यानी सब्सिक्वेंट चीज से नहीं रुकेगा। जी इसके कितने अपवाद हैं? इसके एक अपवाद तो मैम धारा 9 के स्पष्टीकरण में ही दिया गया है और उसके बाद जो धारा 12, 13, 14, 15 इनमें अपवाद दिए गए। कहाँ थे? 16, 17 तक दिए गए। सुखाचार वाले मामलों में जो जी। परिसीमा अधिनियम की सेक्शन 25 है, जी मैम, क्या प्राइवेट पर्सन और सरकार के मध्य कोई अंतर है कि कितने टाइम में सुखाचार क्रिएट होगा प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी पे जी। और कितने टाइम में जो है वो क्रिएट होगा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे? जी मैम, इस संबंध में उपबंध है कि जो प्राइवेट व्यक्ति की जो संपत्ति है उस पर 20 वर्ष में ये उत्पन्न होगा और जो सरकार की संपत्ति है वही अवधि 30 वर्ष है। ठीक है। 118 जो अनुच्छेद है इसका इन फर्स्ट शेड्यूल का, वो क्या कहता है? जी मैम, माफ़ी चाहता हूँ, याद नहीं कर पा रहा। आरोप और हाँ कंप्लेंट्स और पुलिस रिपोर्ट से क्या समझते हैं? यस मैम, जो कंप्लेंट होती है वो असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट से की जाती है और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो संज्ञेय मामलों में की जाती है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है या एफआईआर होती है वो पुलिस अधिकारी से की जाती है और जो कंप्लेंट होती है वो मजिस्ट्रेट से की जाती है। ठीक है। क्या कंप्लेंट संज्ञेय मामलों में नहीं होती? संज्ञेय मामलों में भी हो सकती है। एफआईआर जो है यदि महिला से संबंधित अपराधों के बारे में, जी मैम। तो उसके बारे में क्या प्रावधान है? जी मैम, इस बारे में उपबंध है कि अगर एफआईआर महिला से संबंधित अपराधों के बारे में है तो पहला तो है कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी। ठीक है। और दूसरा यह है कि उस महिला के जो सुगम स्थान है वहीं स्थान पर भी जाकर अभिलिखित की जा सकती है। ठीक है। समरी ट्रायल और नॉर्मल ट्रायल में क्या डिफरेंस है? जी मैम, समरी ट्रायल में कुछ स्पेसिफिक कोर्टों को ही ये अधिकार दिया गया है और जबकि जो सामान्य ट्रायल है उसमें सभी कोर्टों को ट्रायल का अधिकार होता है। दूसरा यह है कि जो समरी ट्रायल है उसमें कुछ स्पेसिफिक मामलों के बारे में ही ट्रायल हो सकती है और जो सामान्य ट्रायल होती है उनमें सभी की ट्रायल होती है। और तीसरा यह है कि उसमें जो दंड देने की जो अधिकारिता है वो सीमित कर दी गई है कि 3 महीने से अधिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन सामान्य ट्रायल में जो दंड विधि द्वारा हो वो दिया जा सकता है। अभिभाग सौदेबाजी जिसको प्ली बार्गेनिंग भी कहते हैं, वो सीआरपीसी में कब जुड़ा? जी मैम, ये 2005 के संशोधन द्वारा जुड़ा है। किस देश से इंस्पायर था ये प्रोविजन?
जी मैम, ये अमेरिका के ठीक है, उपबंध। बता सकते हैं ये क्या है प्रावधान? जी मैम, ये एक सौदा अभिभाग एक उपबंध या एक समझौते के प्रकार का है, जिसमें उपबंध किया गया है कि कोई भी अभियुक्त आवेदन कर सकता है स्वेच्छा से किसी ऐसे मामले में जो 7 वर्ष से अधिक का ना हो और जिसमें 173(2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी गई हो और जिसके समझ में परिवाद भी कर दिया गया हो और 204 के अधीन अगर आदेशिका जारी कर दी गई है तो उस मामले में ऐसे न्यायालय से अभियुक्त आवेदन कर सकेगा कि ऐसा समझौता करने के लिए वो तैयार है। और जिसमें ऐसा समझौता होने के बाद न्यायालय में मामले की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और उसमें जो दंड के बारे में उपबंध किया गया है कि अगर किसी मामले में अधिकतम दंड का उपबंध है तो उसके आधे तक दिया जाएगा, न्यूनतम है तो आधे तक दिया जाएगा और अधिकतम है तो उसके 1/4 तक दिया जाएगा। क्या परिसीमा विधि क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों पर लागू होती है? जी मैम, कुछ अपवादों को छोड़कर दोनों मामलों पर लागू होती है। वो अपवाद क्या है? वो अब ठीक है, क्या लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों लॉज पे लागू होता है? जी मैम, दोनों पे लागू होता है। ओके। क्या लिमिटेशन से संबंधित कोई विधि है वो दोनों मामलों पर लागू होता है। ठीक है, सीआरपीसी में परिसीमा से संबंधित कुछ जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, जी। किस अध्याय में और कहाँ दिए गए हैं? जी मैम, जो ये सीआरपीसी के चैप्टर 36 है उसमें जो सेक्शन 467 से 471 तक इसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है। क्या किसी जज पे या फिर किसी वकील पे, जी जितने भी ये 12 एक्ट हैं, जी उनमें कहीं कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं या फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं? जी मैम, इस संबंध में सीआरपीसी की जो सेक्शन 479 है उसमें भी उपबंध किया गया है और जो टीपीए की सेक्शन 136 है उसमें भी इस बारे में उपबंध किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस पे उपबंध नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में या जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इस बारे में नहीं। रीट कितने प्रकार की होती है? जी मैम, रीट 5 प्रकार की होती है। क्यूरेटिव रीट के बारे में सुना है आपने? उपचारात्मक याचिका बोलते जी हैं मैम। इसको, या निषेधारी याचिका भी बोलते जी। हैं शायद, बताइए। जी मैम, क्यूरेटिव पिटीशन का अर्थ होता है कि किसी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू पिटीशन का निपटारा कर दिए जाने के पश्चात अगर कोई पिटीशन फाइल की जाती है, स्वीकार की जाती है तो उसे क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। कोई लीडिंग केस याद आ रहा है जिसमें ये दी गई थी या जिसको उसका लीडिंग केस कहा जाता है? जी मैम, जो रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा का जो मामला है 2000 का, वो इसमें मुख्य। ओके। श्रेया सिंघल का एक मामला है जो काफ़ी फेमस मामला है, वो किस केस में, यानी किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है? जी मैम, ये आर्टिकल 19(1)(a) के क्लॉज से जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड केस है। ठीक है। मूल अधिकार कितने तरह के होते हैं? यानी इसको कुछ भागों में बांटा गया है जी तो, या प्रकारों में बांटा गया है, तो उन प्रकारों को बताइए। जी मैम, मूल अधिकार 6 प्रकार के भारतीय संविधान में बताए गए हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 226 की हाई कोर्ट की पावर और जी। 32 की सुप्रीम कोर्ट की पावर, जी दोनों के बीच कोई डिफरेंस है या दोनों समान है? जी मैम, इसमें एक मूल डिफरेंस है। जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिट अधिकारिता दी गई है उसके बारे में उपबंध है कि यह मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही लागू की जा सकती है, जबकि जो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट को जो पावर है उसमें मूल अधिकारों के सिवा या उनके अलावा भी अन्य प्रयोजन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एसएलपी क्या होता है? एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा की गई किसी वाद या कार्रवाई या डिक्री या निर्णय के विरुद्ध अनुमति लेकर जो अपील की जाती है। 143 में जो परामर्शदात्री अधिकारिता है, जिसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जी मैम, वो किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है या भेजा जाता है? जी मैम, ये राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। राष्ट्रपति कौन होता है?
राष्ट्रपति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और जो निर्वाचक मंडल द्वारा जो निर्वाचित हो। ठीक है, नहीं इस पद का क्या इम्पोर्टेंस है, या ये पद जो है ये पर्टिकुलर काम करेगा, ये किन आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है और क्या काम करता है राष्ट्रपति? जी मैम, सर्वप्रथम राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है, जो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। दूसरा है कोई भी कानून या संसद द्वारा कोई भी विधेयक पास किया जाता है तो उस पर अनुमति देने के लिए वो बंद किया गया है आर्टिकल 111 में। और कार्यपालिका शक्ति जैसे नियुक्तियाँ की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, या निर्वाचन आयोग के संबंध में, या संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में। तीसरा ये विधायी शक्तियाँ भी अध्यादेश के रूप में जो आर्टिकल 123 में दी गई है। क्या राष्ट्रपति वीटो कर सकता है या किसी चीज़ पे मना कर सकता है? हाँ मैम, ऐसा किया जा सकता है कि किसी चीज़ पे अनुमति रोक ले राष्ट्रपति। जेबी वीटो का यूज़ एक बार किसी राष्ट्रपति ने किया था इंडिया में, वो कौन से राष्ट्रपति? जी मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ जो APJ अब्दुल कलाम सर। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कुछ डिफरेंस है? जी मैम है, जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसमें मूल अंतर है कि जो राष्ट्रपति रहते हैं वो किसी भी मामले में मृत्युदंड के मामले को पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यपाल की पावर होती है उसमें ये पूर्णतः क्षमा नहीं किया जा सकता है मृत्युदंड को। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को हटाने का जी तरीका एक ही है? नहीं मैम, अलग है। जो राष्ट्रपति के लिए वो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके वेतन में या फिर उनके जो जितने भी विशेषाधिकार हैं उनमें उनके पद पे रहते हुए कमी नहीं की जा सकती जी। किन कंडीशन में की जा सकती है? जी मैम, जो वित्तीय आपात के वो जब देश में लागू होता है तो उस परिस्थिति में की जा सकती है। आर्टिकल याद है कहाँ? जी मैम, 360 आर्टिकल। वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में कहाँ दिए गए? जी मैम, वित्त आयोग से संबंधित उपबंध जो आर्टिकल 280 है उसमें किए गए। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसको प्रारंभिक अधिकारिता बोलते हैं उससे क्या आशय है? प्रारंभिक अधिकारिता का अर्थ है कि कोई भी ऐसा मामला है जो प्रारंभिक तौर पर ही भारत की दूसरी कोर्टों को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, वैसे मामले को आरंभिक अधिकारिता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या सेंट्रल और राज्य और दूसरी तरफ राज्य के मध्य विवाद, या सिर्फ सेंट्रल और राज्यों के मध्य विवाद। प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या अंतर है? जी मैम, क्षतिपूर्ति की संविदा जो संविदा विधि की धारा 124 में दी गई है और जो प्रत्याभूति की संविदा वो 126 में दी गई है। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को हानि से बचाने का वचन दिया जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा में, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में किसी अन्य व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने या वचन के पालन करने का वचन दिया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 ही पक्षकार होते हैं, लेकिन जो प्रत्याभूति की संविदा है उसमें 3 पक्षकार होते हैं। नामांतरण से संबंधित प्रावधान MPLRC कौन से सेक्शन में और ये होता क्या है? जी मैम, नामांतरण से संबंधित जो उपबंध है वो MPLRC की धारा 109 और 110 में किए गए हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में हित या अधिकार का अर्जन करता है तो ऐसे व्यक्ति के संबंध जो भू अभिलेख उनमें नाम के संबंध प्रविष्टि जो की जाती है उसे नामांतरण कहते हैं। पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन और अपील में अंतर बताइए। जी मैम, अपील जो किसी न्यायालय द्वारा किसी विधि, तथ्य संबंधी या प्रक्रिया संबंधी किसी भी त्रुटि अनियमितता के संबंध में जो वरिष्ठ न्यायालय होता है उसमें की जाती है, और रिव्यू उसी कोर्ट द्वारा अपने निर्णय, डिक्री, आदेश में किसी गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए स्वयं उसी कोर्ट द्वारा जिसके द्वारा पारित किया जाता है। और रिवीजन जो ऊपर के जो कोर्ट होते हैं जिन मामलों में अपील नहीं होती है उन मामलों में किया जाता है। पुनर्विलोकन का प्रावधान किन विधियों में नहीं है? जी मैम, CRPC में पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंध नहीं है। पानी पिला दो, अपन